हेलो दोस्तों। आज आपके लिए लाई हूँ हॉरर सस्पेंस सीरीज की एक्सप्लेनेशन। यह एक बंगाली वेब सीरीज है जिसका नाम है निकोश छाया। पहले एपिसोड में हम देखते हैं एक लड़के को जो होश में है ही नहीं, इसलिए रहा है वो किसी के वश में हो। अंधेरी रात में वो कहीं जा रही है। यहाँ जब उसे होश आता है तो वो देखती है उसके सामने ही एक लड़की की लाश थी जो बहुत बुरी हालत में थी। ये लड़की चिल्लाकर वहां से भाग रही थी। तभी एक क्रिएचर का हाथ बहुत ही डरावना उसे घसीटते हुए कहीं ले जाता है। लड़की के चीखों के साथ ये सीन यहीं पर खत्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं बहादुरी नामक आदमी को जो पैरानॉर्मल चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करता है, यानी वो कोई तांत्रिक ही है। रात में वो अपने घर में ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा उसके पास आकर किसी लड़की को बचाने का कह रही थी, मगर कौन लड़की किससे बचाना है ये वो नहीं कहता। सुबह बहादुरी ये बातें अपने असिस्टेंट मीतू को बताता है। मीतू कहती है, सर आखिर वो बच्चे कौन थे? शायद वो कोई बॉन्स आत्माएं होगी जो नर्क की ओर या स्वर्ग की ओर जा रही होगी। तब बहादुरी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा तो उनके बिहेवियर से नहीं लग रहा था। वो दोनों मुझसे मदद मांग रहे थे। दूसरी ओर अब देखते हैं मीतू के हस्बैंड अमन को, जो एक पुलिस वाला है। वो रिपोर्टर से कह रहा है कि हॉस्पिटल के मरचुरे से दो लाशें गायब हो गई है। आखिर लाशें किसने चुराई ये हमें भी ढूंढना है, ऐसा कह वो रिपोर्टर से कहता है और जल्द ही लाशें ढूंढने का भी आश्वासन देता है। अब मुर्दा घर का जो वॉचमैन था वो भी काफ़ी घायल है, ऐसा उसे समझता है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब उसे होश आएगा तो हम उससे पूछताछ करेंगे, ऐसे भी पुलिस वाले कहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं उसी वॉचमैन मुन्ना को जो होश में आ गया था, मगर काफ़ी डरा हुआ ही था। वो कहता है कि रात में जब मैं मुर्दा घर में था तब अजीब सी घटना घटी। पहले तो एक मुर्दे की गर्दन अपने आप हिलने लग गई। सब तरफ अजीब सी बहुत गंदी तरह की बदबू फैल गई। बदबू इतनी गंदी थी कि उसे सहना बहुत मुश्किल था। धीरे से वहाँ बहुत ही गंदे हाथ भी दिखने लग गए और एक पिशाच बाहर आया जो अंधेरे से भी ज़्यादा काला था। उसकी दो बारीक चमकती आंखें थी, ना बाल थे ना दांत थे। वो बहुत ही भयानक था। वो उसकी गंदी बदबू अभी भी मेरे नाक में घूम रही है। वॉचमैन की बातें सुन अमन लीना से कहता है, जो लीना एक डॉक्टर है, कि मेरा दोस्त संदीप भी इस पिशाच को 10 साल पहले देख चुका है। अभी वॉचमैन ने जो कहा था वो सब संदीप के साथ भी हो चुका है। अमन कहता है, संदीप पिछले 10 साल से इस सदमे में ही जी रहा है। वो अभी तक कहता है कि उस पिशाच की गंदी स्मेल उसके दिमाग में घूमती है। वो हर पल परेशान रहता है। शायद ये पिशाच वाली बात सही है। अब सीन शिफ्ट होता है संदीप पर, जो अभी भी सदमे में है। साइकियाट्रिस्ट के पास वो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहा है। ये पिशाच संदीप के साथ रह रहा था। वो हर पल उसे परेशान करता था, जिसकी वजह से संदीप की ज़िंदगी बिखर गई थी। उसकी वजह से उसके दोस्त के साथ एक दुर्घटना हो गई थी। संदीप इसीलिए गिल्ट में है। वो हमेशा लोगों से दूर रहता है ताकि पिशाच उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। संदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था। पिशाच संदीप से कुछ भी करवाता था। पिछले 8 दिन से उसे वो पिशाच ठीक दिखा नहीं था। संदीप साइकियाट्रिस्ट से ये सब बातें कहता है। साइकियाट्रिस्ट संदीप से कहती है, तुम अभी ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। तभी हम अमन के साथ काम करने वाले पुलिस दीपक को देखते हैं, जो घर आया था, मगर उसकी लड़की कहीं गायब हो गई थी। ना उसका कॉल लग रहा था, ना उसका कोई पता चल रहा था। दूसरी ओर हम बहादुरी को देखते हैं, जो घर में महाकाली की पूजा कर रहा था। महाकाली से कह रहा था कि वो बच्चे कौन थे, उन्होंने मुझसे मदद मांगी, आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं उसकी मदद कर सकूं। अब यहाँ बहादुरी के घर हम देखते हैं मीतू, अमन और डॉक्टर लीना को। वो भी पिशाच के बारे में पूछने उनके घर आए थे।
तब बहादुरी कहता है, ये पिशाच पहले सुंदरबन में पाया गया, वहाँ से जानवरों की लाशें गायब होने लगी थी। वो पिशाच जानवर भी खाता था, अभी वो जानवर था इंसानों को भी खा रहा था। मुझे लगता है वो किसी तांत्रिक के कंट्रोल में है। वो लाशें खुद नहीं खा रहा बल्कि किडनैप कर रहा है। जब पिशाच किसी के कंट्रोल में रहता है तभी वो लाशें खाता नहीं। ये सुन अमन कहता है, हम पिशाच के बारे में संदीप से भी पूछ सकते हैं। अभी ये लोग संदीप के घर जाने का कहते हैं। अमन कहता है, मैं संदीप से बात नहीं करता। 10 साल पहले हमारा एक दोस्त उसकी वजह से मारा गया, जिसका जिम्मेदार मैंने संदीप को ही ठहराया है। तो अब हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां अमन और संदीप अच्छे दोस्त थे। वो अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। संदीप उन सब को पिशाच के बारे में कह रहा था। किसी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक दोस्त मजाक मजाक में विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पीछे से पिशाच ने उसे धकेल दिया था। संदीप उस दोस्त को बचाने के लिए आगे आया था, मगर यहाँ अमन ने कहा कि तूने ही अपने दोस्त को ढकेल दिया है और पिशाच की बातें कर रहा है। और पिछले 10 साल से संदीप भी इसी सदमे में ही था। प्रेजेंट में हम देखते हैं बहादुरी को, जो रात के समय अपने घर में है। तभी एक बर्ड आकर उसकी विंडो की कांच पर पटक पटक कर मर जाता है। ये देख बहादुरी काफ़ी चौंक जाता है। दूसरी ओर हम जंगल में देखते हैं उसी स्टार्टिंग वाली लड़की को, जिसका नाम है सौम्या, जिसे पिशाच घसीट कर कहीं ले गया था। ये लड़की उसी दीपक की लड़की है। सौम्या को जंगल में बांध कर रखा था। उसके सामने एक बहुत डरावना अघोरी भी बैठा था, जो सौम्या से खून मांग रहा था। सौम्या बहुत डरी हुई है। यहीं पर एक क्रिएचर भी था, जिसे हमने पहले भी देखा था। और यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म होता है। दूसरा एपिसोड में हम देखते हैं बोमन नाम के आदमी को, जो एक लाश कहीं ले जा रहा था। उसके गाड़ी में लाश थी। तभी सामने वही क्रिएचर आ जाता है। ये वही पिशाच था। उसे देख बोमन डर जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं लीना और सोहन को, जो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। सोहन सिंगापुर में रहता है, जो लीना का हस्बैंड है, और लीना घर पर अकेली है। दूसरी ओर हम संदीप को देखते हैं, जो पिशाच का नाम सुनकर ही स्ट्रेस में आ गया था। लीना ने आज पिशाच के बारे में बात करने के लिए संदीप को घर बुलाया था, मगर संदीप की हालत देख वो उसे घर पर आराम करने का कहकर खुद हॉस्पिटल चली जाती है। जब लीना हॉस्पिटल आती है तो यहाँ बोमन हॉस्पिटल में एडमिट था। रात में उसने वो क्रिएचर देखा था। वो उस क्रिएचर ने बोमन पर हमला कर दिया था। क्रिएचर के हमले में वो काफ़ी घायल हो चुका था। बोमन लीना से कहता है कि रात की घटना, तो हम देखते हैं जो बोमन गाड़ी चला रहा था, उसके गाड़ी में एक लाश थी जो कहीं पहुंचानी थी। तभी क्रिएचर उसके सामने आया था। क्रिएचर ने बोमन पर हमला किया। जब बोमन बेहोश हो रहा था तब बोमन ने देखा कि वो क्रिएचर उस लाश पर कोई रिचुअल कर रहा था। ये बात सुन लीना भी काफ़ी चौंक जाती है। दूसरी ओर अमन और मीतू भी पिशाच के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ दीपक आता है, जो काफ़ी परेशान था। उसकी बेटी सौम्या, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सौम्या के लिए वो अभी भी बहुत परेशान हो रहा था। तब ये दोनों उसे कहते हैं कुछ नहीं, जल्दी सौम्या उसे मिल जाएगी, वो ठीक ही होगी। दूसरी ओर हम देखते हैं संदीप को, जो घर में था। बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब संदीप दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो घर में आता है। डबल से दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आती है, जिससे संदीप काफ़ी डर जाता है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ लीना भी आ जाती है और वो संदीप को संभाल लेती है। इधर अमन कुछ पुलिस वालों के साथ जंगल में जाता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आधी खाई हुई लाश मिली हुई है, जो मिसिंग बॉडी थी।
ये लाश देख सब समझ जाते हैं कि रात में यहाँ बहुत भयानक रिचुअल हुआ था। यहाँ बहादुर भी आ जाता है और देखता है। उसे तो पूरा यकीन था कि ये रिचुअल ही हुआ है। वो आधी लाश किसकी है ये पता नहीं था। यहाँ बहादुरी कहता है ये शव साधना की गई है जो सबसे शक्तिशाली होती है। अब इधर अमन का सीनियर ओशा उसे कहता है कि ये केस पुलिस को ही हैंडल करने दो, किसी तांत्रिक यानी बहादुरी को इसमें इन्वॉल्व मत करो। अब रात में दीपक घर आता है। सौम्या का कुछ भी पता नहीं था। वो सौम्या के दोस्तों से कॉल कर कर पूछता है कि कॉलेज ट्रिप पर वो आई है क्या। सब दोस्त कहते हैं नहीं, वो तो ट्रिप पर आई ही नहीं। ये सुन दीपक और ज़्यादा परेशान होता है। वो अमन के पास आता है। अमन और दीपक देर रात तक सौम्या को ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलती। अमन फिर बहादुरी संदीप को घर बुलाता है। यहाँ अमन और दीपक भी बहादुरी के घर आते हैं। बहादुरी कहता है वो पिशाच अब अघोरी के कंट्रोल में है। बहादुरी अपनी शक्ति से सौम्या का पता भी लगा लेता है। बहादुरी कहता है सौम्या अभी तक तो ठीक है, वो जंगल में ही घूम रही है। पिशाच ने उसे अघोरी के लिए किडनैप किया था। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो सौम्या को बचाना मुश्किल होगा। बहादुरी संदीप को पिशाच के बारे में पूछता है। तब संदीप कहता है मैं किसी को भी पिशाच के बारे में नहीं बताता। जिसे भी मैं उसके बारे में बताता हूँ वो मेरे आँखों के सामने पिशाच उसे मार देता है। तब बहादुरी उसे एक कमरे में ले जाता है और पिशाच के बारे में पूछने लगता है। बहादुरी को पूरा यकीन था कि पिशाच उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब संदीप बहादुरी को बताता है पिशाच के बारे में। वो कहता है मैंने बचपन में मेरे चाचा को 2 बच्चों की बलि देते देखा था। मेरे चाचा अघोरी थे और हम देखते हैं संदीप के चाचा ने जिन बच्चों को मारा था उनकी ही आत्माएं बहादुरी के पास आई थी। उन 2 बच्चों की आत्मा किससे बचाने की बात कर रही थी ये भी बहादुरी को समझ आ जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये दूसरा एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कहानी जो संदीप के बचपन से शुरू होती है, जहाँ हमें समझता है संदीप के माँ पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसीलिए उसे चाचा के घर जाया गया था। एक रात संदीप ने देखा था कि चाचा ने 2 बच्चों की बलि दी। सच तो ये था ये बच्चे कोई और नहीं संदीप के चचेरे भाई थे, यानी उसके चाचा भानु के ही वो बच्चे थे। यानी वो खुद के बच्चों की बलि दे चुका था। संदीप भी उससे बहुत डर जाता है। तब रात में संदीप की चाची संदीप को भागने को कहती है। संदीप जब भाग रहा था तब वही क्रिएचर उसे पकड़कर वापस उसके चाचा यानी भानु को सौंप देता है। और यहाँ भानु उससे कहता है मैं एक रिचुअल करने वाला हूँ जिससे तुम्हारे माँ बाप और ये दोनों भाई बहन भी वापस आ जाएंगे। ये बातें सुन संदीप को सच तो नहीं लगता। बाद में एक दिन संदीप की चाची उसे भागने में मदद करती है और संदीप को कहती है कि तुम जाओ बाहर से मदद ले आओ। वही पिशाच चाचा के सामने था, वो किसी की लाश को खा रहा था। संदीप डर जाता है और दूसरी ओर से मदद लाने के लिए भाग जाता है। जब वो पुलिस को यहाँ लेकर आता है तब वहाँ चाचा तो नहीं था, पर चाची की लाश थी और घर के पीछे कहीं और लाशें पड़ी हुई थी जिसे पुलिस ने देख लिया था। संदीप को लगता है वो अघोरी कोई और नहीं संदीप का चाचा ही होगा जिसने सौम्या को किडनैप किया होगा। संदीप इसी गिल्ट में था कि किसी को भी वह उस पिशाच से नहीं बचा पाया था। प्रेजेंट में बहादुरी संदीप से कहता है जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब दोष भानु का है। दूसरी ओर हम देखते हैं अमन और दीपक को जो सौम्या को ढूंढ रहे थे। सौम्या की एक सहेली उससे कहती है उस दिन सौम्या हमारे साथ थी पर उसकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। फिर सुदीप नाम के लड़के ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा और सुदीप ने उसे घर छोड़ा। अब ये दोनों सुदीप के घर आते हैं तो वो उन्हें देखते ही भाग रहा था।
जब ये लोग उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछते हैं तो वो कहता है, मुझे एक इंसान ने कहा था कि वो मेरी सारी परेशानी कम करेगा। उसके बदले में मुझे उसे सौम्या को सौंपना होगा। वो इंसान था कोबू, जो भानु का ही चेला था। पास्ट में हम देखते हैं उसी कोबू को, जो सुदीप से बात कर कर भानु के पास जाता है और भानु से कहता है, हमें एक ऐसी लड़की मिल गई है जिसकी पीरियड साइकिल अभी अभी चालू हुई है। कोबी की बातें सुन अघोरी भानु खुश हो गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं बहादुरी को, जो किसी तांत्रिक को कॉल कर कर पूछता है कि तुम कोई भानु को जानते हो क्या। तब सामने वाला तांत्रिक कहता है, हाँ, वो शव साधना करता है, बहुत शक्तिशाली है। तभी यहाँ पर बहादुरी के घर के दरवाजे का हैंडल कोई जोर जोर से बजा रहा था। थोड़ी ही देर में वो हैंडल ऐसे जलकर तप रहा था। सब घर में लाल लाल रोशनी फैल गई थी और यहाँ उसके घर का केयर टेकर नॉर्मल तरीके से यहाँ आ जाता है, डोर ओपन कर कर बाहर जाता है। मगर जब बहादुरी उस हैंडल को देखता है तो अभी भी तप रहा था और यहाँ बहादुरी के कानों में आवाज़ घूमती है जो बहुत डरावनी थी। उसे कोई कह रहा था, बहादुरी, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अब चौथे एपिसोड में हम देखते हैं सौम्या दोस्तों के पार्टी में थी। तभी उसे पीरियड आने की बात वो अपनी दोस्त से कह रही थी। सौम्या को पार्टी में ही पीरियड आ गया था। ये बात सुधीर ने सुन ली थी। जब सौम्या घर के अंदर जाती है तब सुदीप को हम देखते हैं कोबू का दिया एक ताबीज़ वो सौम्या के बैग में डाल देता है, जिससे सौम्या अब होश में नहीं थी। वो भानु के वश में चली गई थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं बहादुरी को। जब बहादुरी घर में बैठा है, अपने पोती को रात वाला इंसिडेंस बता रहा था। उसकी पोती वीडियो कॉल पर उसे बात कर रही थी। उसकी पोती अपर्णा कहती है, दादाजी, क्या भानु आपके पीछे पड़ा है? तब बहादुरी कहता है, नहीं, मुझे लगता है ये इंसिडेंट शायद मेरे कोई पुराने केस का होगा। तभी यहाँ बहादुरी से मिलने सब लोग आ जाते हैं। बहादुरी यहाँ शव साधना की इन्हें इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है, शव साधना शव पर बैठकर की जाती है। यहाँ शव भी जागता है और अघोरी को भी बहुत शक्ति मिलती है। अभी वो सौम्या को ले गया है क्योंकि वो सौम्या के पीरियड ब्लड का यूज़ करेगा। अनमैरिड गर्ल के पीरियड ब्लड से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। यही नहीं, वो भानु सौम्या की शादी उसी पिशाच से करवा कर उनका मिलन भी करवाएगा, जिससे कि और शक्तिशाली जीव पैदा हो जाएगा। बाद में वो सौम्या को मारकर बहुत ज़्यादा शक्ति हासिल करेगा। ये बातें सुन सब लोग हैरान हो जाते हैं, मगर मीतू बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाहर चली जाती है। यहाँ अमन उसे संभालने आता है। तब वो कहती है, हमें कुछ भी कर कर सौम्या को बचाना होगा। संदीप से भी अमन आकर माफ़ी मांगता है। अमन को समझ में आ गया था कि इन सब में संदीप की कोई गलती नहीं थी। यहाँ हम एक डरावने बर्ड को भी देखते हैं जो इन सब पर नज़र रखे हुए था। अब रात में बहादुरी के घर में उसका केयर टेकर बहुत अजीब आवाज़ में लोरी गा रहा था। बहादुरी जल्दी समझ जाता है कि केयर टेकर भानु के वश में है। वो केयर टेकर को होश में लाता है और कहता है, इविल हमारे घर तक आ गया है, जाओ सब घर में गंगा जल छिड़क दो। केयरटेकर जब वश में था तो वो कह रहा था, संदीप को कैसे बचाओगे? इधर हम देखते हैं अमन को। उसे एक आदमी मिला था जो कह रहा था, मैं तुम्हें भानु के अड्डे तक ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने उस तक रिचुअल का सामान पहुँचाया था। दूसरी ओर संदीप के घर में हम देखते हैं यहाँ संदीप के पास उसकी चाची की स्पिरिट आती है और उसे डराने लगती है। चाची कहती है, तुम्हारी वजह से भानु ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। उसने मेरे सर को बुरी तरह कुचल दिया था, बाद में मुझे 2 हिस्सों में तोड़ दिया था और इतनी बुरी मौत मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मर गई हूँ। ये देख संदीप घर से बाहर भागने लगता है और छत से गिर जाता है। अगले दिन
हम देखते हैं संदीप हॉस्पिटल में दिखता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ भादुरी के घर पर हम देखते हैं वही बर्ड उस पर नज़र रखे हुए था। ये सब भादुरी भी जान जाता है। उस बर्ड को भानु ने ही भेजा है, ऐसा भी वो समझ जाता है। दूसरे दिन मीतू को भादुरी कहता है, पता नहीं ये भानु मुझ तक कैसे पहुंच गया। मैंने अब तक की सारे केस की छानबीन की, उसका पिछले केस से कोई भी संबंध नहीं दिख रहा। दूसरी ओर हम अमन को देखते हैं, जो कुछ पुलिस वाले और उस इंसान के साथ कोबू के घर तक पहुंच गया था। यहाँ कोबू के घर में भी रिचुअल के बहुत सामान मिलते हैं। भादुरी जब साधना करने बैठता है तो उन्हें दिखता है अमन पर कोई हमला कर रहा है। और यहीं इसी के साथ चौथा एपिसोड ख़त्म होता है। अब पांचवें एपिसोड में हम देखते हैं अमन को, जिस पर कोबू हमला करता है, मगर यहाँ अमन घायल होता है। बाकी पुलिस वाले कोबू को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं भानु को, जो सौम्या को कह रहा था कि एक दिन एक बच्चा लाश को चुरा रहा था। तब गांव वाले उसे जिंदा जलाने वाले थे, मगर मैंने जाकर उसे बचा लिया। वो लड़का कोई और नहीं कोबू है, जो अब बड़ा हो गया, मेरे लिए काम कर रहा है, मगर आज मैं उसे मार दूंगा। यहाँ भानु भी कहता है कि वो सौम्या को शादी के बाद छोड़ देगा। भानु की अब इधर भादुरी आकर उससे पूछताछ कर रहा था। तभी भानु को हम देखते हैं, जिसने कोबू के नाम से एक डॉल बनाई थी। वो भानु उस डॉल को ख़त्म करता है, जिससे कोबू भी ख़त्म हो जाता है। इससे हम भानु की शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो इतनी दूर बैठकर भी कोबू की जान ले सकता था। दूसरे दिन हम अमन को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। भादुरी बाकी लोगों से कहता है, हम यूँ दूर से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हमें जंगल में जाना होगा, उसने खुद को सेव कर लिया है। वो कहता है, संदीप को जैसे उसके डर ने ही डराया, वैसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम इल्यूजन से बचो। दूसरी ओर हम भानु को देखते हैं, जो सौम्या को दुल्हन के कपड़े और गहने देकर तैयार होने का कहता है। आज रात में ही शादी वाला रिचुअल था। अब भादुरी शमशान में जाकर रिचुअल का सामान लाता है। घर में आकर महाकाली की पूजा कर कर साधना करता है। जब वो उठता है तो देखता है उसकी पोती अपर्णा अचानक से घर में दिखती है। तब भादुरी उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ बहुत खतरा है। पोती के अचानक आने से वो परेशान हो जाता है। अपर्णा का अचानक से आना भादुरी के कुछ समझ नहीं आता। रात में हम देखते हैं भानु को, जो रिचुअल की तैयारी कर रहा था। तब वही पिशाच उसे कहता है, अगर यहाँ भादुरी आ गया तो क्या होगा? यानी ये पिशाच भी भादुरी से डर रहा था। भानु कहता है, वो यहाँ नहीं आ सकता, रिचुअल के बाद मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। यानी ये भानु भादुरी को जानता था, पर भादुरी ही नहीं जानता था कि ये भानु आखिर है कौन। यहाँ घर में अपर्णा भादुरी से कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, रुक जाओ। अपर्णा की आवाज़ बहुत अजीब लग रही थी। वो भादुरी पर हमला करने वाली थी। तभी भादुरी अपर्णा के सर पर हाथ रखता है तो वो गायब हो जाती है। भादुरी समझ जाता है कि ये अपर्णा थी ही नहीं, ये तो भानु का भेजा हुआ छलावा था। भादुरी अब जंगल में अपना रिचुअल करने लगते हैं। तो दूसरी ओर भानु का रिचुअल भी चालू हो गया था और एपिसोड 5 यहीं ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 और लास्ट हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट में हम देखते हैं भादुरी पुलिस वालों के साथ जंगल में आ रहा था। दूसरी ओर 2-3 गाड़ियों के साथ वो जंगल में लोगों को इधर उधर फैलने को कहता है। दूसरी ओर भानु पिशाच और सौम्या की शादी करवा रहा था। इधर शादी को रोकने के लिए भादुरी आ रहा था। उसे रास्ते में बहुत अजीब सी आवाज़ें आती है, जिसे वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ भादुरी के घर में लीना और मीतू दोनों भी डरे हुए बैठे थे।
उन्हें अमन का कॉल आता है जो कह रहा था, मैं घर के बाहर हूँ, दरवाज़ा खोलो। पर मीतू कहती है, नहीं, वो एक छलावा है, अमन तो बहादुरी के साथ गया है। तभी घर का दरवाज़ा जोर जोर से कोई खटखटाता है और मीतू कुछ मंत्र पढ़कर टाइम को संभाल लेती है। इधर पिशाच और सौम्या की शादी संपन्न होने ही वाली थी। तभी पिशाच सौम्या की मांग भरने वाला था। उससे पहले यहाँ माधुरी आकर उसे रोक लेता है। सब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। भानु अपनी शक्तियों से गायब हो जाता है। अमन उसे ढूंढने भाग रहा था। तभी बहादुरी उसे रोक लेता है। बहादुरी अमन से कहता है, वो कोई आम तांत्रिक नहीं, सबसे अलग है। दरअसल बहादुर को भी समझ गया था कि ये भानु कोई और नहीं, लोकनाथ है, जो कभी बहादुरी का ही सबसे अच्छा शिष्य हुआ करता था, मगर अच्छे रास्ते पर चलते चलते बुरे रास्तों पर चलने लग गया था। वो शिव साधना करने लगा था। ये बात जब बहादुरी को पता चली तब उसने लोकनाथ यानी इसी भानु को बेइज्जत कर कर अपने पास से निकाल दिया था। तब लोकनाथ ने जाते हुए कहा था कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। अब यहीं जंगल में हम देखते हैं अमन को मीतू का कॉल आता है, मगर उसमें मीतू नहीं बात करती। भानु की आवाज़ आती है। भानु कह रहा था, मैं तुम्हारा कभी बहुत अच्छा शिष्य हुआ करता था, अब तुमने मुझे तुमसे दूर किया। अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे अच्छी शिष्य यानी मीतू को दूर करूँगा। और बहादुर के घर में हम मीतू को देखते हैं जो पूरी तरह भानु के वश में है थी और भानु के वश में ही वो कहीं जा रही थी। इसी सस्पेंस में ये कहानी यही ख़त्म होती है। अब क्या होगा आगे? क्या ये लोग मीतू को भानु से बचा पाएंगे या नहीं?